आज हम देखते हैं कि बॉलीवुड में इतना ग्लैमर, पैसा, सब कुछ है, लेकिन वो शख्स जिसने सब कॉन्टिनेंट की पहली फिल्म बनाई थी और यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल इंतहाई मुश्किल हालात में गुजारे। यहाँ तक कि फिल्म स्टूडियोज में वो इक्विपमेंट साफ करने की नौकरी तक तलाश करते रहे। मेरी मुराद द लीजेंडरी दादा साहब फाल्के से है, जिनके नाम पर आज फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र सूबे के शहर नासिक में हुआ। वालिद संस्कृत के प्रोफेसर थे और अदब से गहरा ताल्लुक था, इसीलिए फाल्के साहब को भी बचपन से ही लिटरेचर में दिलचस्पी थी। इब्तिदाई तालीम अपने आबाई इलाके से ही हासिल की। इसके बाद इन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भेज दिया गया, जहाँ पर इनके वालिद खुद भी प्रोफेसर थे। यहाँ की दुनिया ही कुछ और थी, नाटक, थिएटर, पेंटिंग और रंगारंग किस्म के लोग। ये देखकर दादा साहब फाल्के के दिल में आर्ट्स के लिए मजीद दिलचस्पी पैदा होना शुरू हो गई। 1887 में उन्होंने बड़ौदा के कला भवन में दाखिला लिया। यह खास ये था कि इन्हें फोटोग्राफी स्टूडियो की जिम्मेदारी दे दी गई, जिससे इन्हें काफ़ी एक्सपोजर भी मिला और फोटोग्राफी में दिलचस्पी भी काफ़ी हद तक बढ़ गई। इसके बाद इन्होंने अपना करियर फोटोग्राफी से ही मुंसलिक कर लिया। इनका जरिए मौज फोटोग्राफी ही रहा और इसमें भी इन्हें काफ़ी शोहरत मिली। वक्त के साथ साथ फोटोग्राफी का काम खस्ता हाल होने लगा। इसी दौरान 1910 में दादा साहब फाल्के ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा क्रिसमस के मौका पर फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी। वो खामोश फिल्मों का जमाना था। ये फिल्म देखकर दादा साहब फाल्के के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि फिल्में तो हमें भी बनानी चाहिए, रामायण पर, महाभारत पर, और इन्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस भी था कि वो ये कर सकते हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और इनके फोटोग्राफी के करियर का एक्सपोजर इनके बहुत काम आने वाला था, लेकिन उस वक्त इन्हें शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना भी था, क्योंकि वो 2 शादियां कर चुके और इनकी पहली बीवी वफात भी पा चुकी थी। इनके 9 बच्चे थे, घर की जिम्मेदारी थी और फिल्म मेकिंग का जुनून सर पे सवार था, और फिल्म मेकिंग के लिए कोई फाइनेंसर फाइनेंस करने को तैयार भी ना था, क्योंकि उस वक्त फिल्म का किसी को पता ही नहीं था। तो 1910 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसकी वजह से इन्हें कर्जा मिला और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बीवी के जेवरात भी बेच दिए। इस सारी रकम से दादा साहब फाल्के इंग्लैंड फिल्म मेकिंग के मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स खरीदने चले गए, क्योंकि उस वक्त फिल्म मेकिंग थी ही वहीं पर और सारे इक्विपमेंट्स भी वहीं से दस्तयाब होते थे। वहाँ उन्होंने हॉलीवुड की प्रोडक्शन भी देखी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वापस आकर उन्होंने फौरन अपनी पहली फिल्म राजा हरीश चंद्र का काम शुरू कर दिया। इसमें एक्टिंग सिखाना, स्क्रिप्ट लिखना, कैमरा चलाना, प्रोडक्शन की सारी जिम्मेदारियां इन्हीं पर थीं, क्योंकि उस वक्त किसी को फिल्म मेकिंग का काम आता ही नहीं था। यहाँ तक कि हीरोइन का किरदार करने के लिए भी कोई खातून तैयार नहीं थी। ये किरदार भी उन्होंने एक होटल के बावर्ची ए सालंके से कराया, जो कि बाद में एक फेमस एक्टर बने। ये फिल्म बनाने में 8 माह का वक्त लगा और रिलीज होने के बाद बहुत कामयाब हुई। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद दादा साहब फाल्के ने फैसला किया कि वो मुंबई छोड़ेंगे। इन्हें यह लगता था कि बम्बई का माहौल फिल्म मेकिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। इनके मुताबिक इसके लिए कोई सुकून वाली जगह चाहिए। इसी वजह से उन्होंने बम्बई से नासिक शिफ्ट होने का फैसला किया और वहीं पर अपनी फिल्म मेकिंग के करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने वहां पे मुख्तलिफ सेट्स बनवाए और अपनी दूसरी फिल्म का काम भी शुरू कर दिया। अलबत्ता इस फिल्म में उन्हें 2 खवातीन मिल गई थीं। ये फिल्म भी बहुत कामयाब हुई और इसके बाद उन्होंने 2 और फिल्में सत्यवान सावित्री और लंका दहन बनाई। फिल्म लंका दहन में ए सालंके से राम और सीता दोनों का किरदार कराकर फाल्के ने एक तरह से डबल रोल की रिवायत ही कायम की। ये फिल्म मुंबई के वेस्ट एंड सिनेमा में 10 दिन चली। 32,000 रुपए की आमदनी से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का पहला रिकॉर्ड भी कायम किया। इन्हीं 2 फिल्मों ने ही हिंदुस्तानी अवाम का दिल जीत लिया और फाल्के साहब ने अपनी कामयाबी से हौसला पाकर 1918 में फिल्म द बर्थ ऑफ श्री कृष्ण बनाई। फाल्के साहब की ट्रिक फोटोग्राफी के बहुत चर्चे थे और इससे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। जिस तरह 1917 में रिलीज इनकी फिल्म लंका दहन को बड़ी कामयाबी मिली थी, इससे मुतासिर होकर अगले ही वर्ष 1918 में चंद दूसरे साझेदारों को शामिल करके दादा साहब फाल्के ने फाल्के फिल्म्स की जगह एक नई हिंदुस्तानी फिल्म कंपनी कायम की और इस बैनर से बनी फिल्म श्री कृष्ण जन्म भी काफी कामयाब हुई। एक अंदाजे के मुताबिक 1931 तक इस एक ही फिल्म ने कुल 3 लाख रुपए कमाए थे, जो उन दिनों के हिसाब से बहुत ज्यादा आमदनी थी।
इनकी अगली फिल्म कालिया मर्दन 1919 में आई। इस फिल्म में भी फाल्के साहब की ट्रिक फोटोग्राफी के मनाजिर ने धूम मचा दी, लेकिन चंद बरसों में ही साझेदारियों से तालमेल ठीक ना बैठने की वजह से दादा साहब फाल्के ने 1921 में इस कंपनी से अलग होकर बनारस चले गए और वहां रहकर सिर्फ और सिर्फ नाटक लिखने लगे। 5 वर्ष बनारस में रहकर जब वो वापस बंबई आए तो फिल्मी दुनिया का तर्ज जिंदगी ही बदल चुका था। इस दरमियान कलकत्ता में कोहिनूर और बंबई में महाराष्ट्र कंपनीज तेजी से अमेरिकी फिल्मों की नकल में फिल्में बना रही थीं। लिहाजा दादा साहब फाल्के इस नए माहौल में खुद को ज्यादा बेहतर महसूस ना कर सके। 1921 से 1930 तक फाल्के अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से लगे रहे। दादा साहब फाल्के ने 1932 में अपनी आखिरी खामोश फिल्म सीतू बंद बनाकर अपने आप को इस कारोबार से अलग कर लिया। काफी अरसे तक दादा साहब फाल्के फिल्मी दुनिया से अलग थलग रहे और इस तरह इनके माली और घरेलू हालात भी खराब होते चले गए। 1937 में कोल्हापुर सिनेटोन ने अपनी मराठी और हिंदी में एक साथ बनने वाली फिल्म गंगा उतरन की डायरेक्शन की जिम्मेदारी के साथ मुकालमे और मौसीकी का काम भी इन्हीं को सौंपा। इस फिल्म में दादा साहब फाल्के ने एक बार फिर अपनी ट्रिक फोटोग्राफी के जलवे दिखाए। ये फिल्म इनकी मुतकल्लम पहली और इकलौती फिल्म साबित हुई। हिंदुस्तानी सिनेमा के इस बाबा आदम ने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद बरस बड़ी कसम पुरसी के आलम में गुजारे। इनके आखिरी दिनों का एक वाकया जो डायरेक्टर और फिल्म मेकर पंडित केदार शर्मा ने एक बार सुनाया, वो ये था कि एक दिन बंबई के रंजीत स्टूडियो के बाहर दादा साहब फाल्के खाकी पैंट और एक ढीली ढाली सी कमीज पहने खड़े थे। केदार शर्मा जब स्टूडियो से बाहर निकले तब फाल्के साहब ने पहले तो इनके काम और फिल्म साजी में इनके हुनर की तारीफ की और फिर कहा कि क्या वो इस स्टूडियो में इनको कोई काम दिलवा सकते हैं। यहाँ तक कि फाल्के साहब स्टूडियो में कैमरे साफ करने और इनमें तेल डालने के लिए भी तैयार थे। केदार शर्मा ने इनको स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह के पास भेज दिया। बाद में मालूम हुआ कि सेठ चंदूलाल शाह ने ना सिर्फ इन्हें काम देने से इनकार कर दिया बल्कि चौकीदार से कहकर स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया। ये वही दादा साहब फाल्के थे जिन्होंने हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद की पहली ईंट रखी थी और इस काम के लिए अपनी बीवी के गहने तक बेच दिए थे। आज दादा साहब फाल्के के नाम पर कायम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्मी एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड को हासिल करके फिल्मी दुनिया के लोग अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने तकरीबन 20 फीचर और 97 दस्तावेजी फिल्में यानी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, मगर इनकी माली हालत हमेशा खस्ता रही। 71 वर्ष की उम्र में 16 फरवरी 1944 को इनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी बरस गुमनामी में ही गुजारे।